हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोरायासिस यानी कि छाल रोग के बारे में। दोस्तों, सोरायासिस एक त्वचा का विकार होता है जिसमें त्वचा पर लाल और परतदार चकत्ते दिखाई देते हैं। सोरायासिस एक संक्रामक रोग नहीं है, यह एक बार बार होने वाली बीमारी है जो कि समय के साथ बदतर और बदतर हो सकती है। सोरायासिस को एक ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया से चिन्हित किया गया है। शरीर के इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक प्रणाली की गड़बड़ी को इसका कारण माना जाता है। हमारी त्वचा पुरानी कोशिकाओं को बदलने के लिए और नई कोशिकाओं का निर्माण करने में लगभग 28 दिनों का समय लेती है, लेकिन सोरायासिस से पीड़ित लोगों की त्वचा सिर्फ 4 से 5 दिनों में नई कोशिकाओं का उत्पादन करती है और इससे कोशिकाओं का जमना शुरू हो जाता है और यह अंततः त्वचा पर लाल, शुष्क और खुजली वाले पैच का कारण बनती है। दोस्तों, अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो सोरायासिस एक बार बार होने वाली बीमारी है जो आपकी त्वचा को प्रभावित करती है। त्वचा पर बहुत खुजली होती है और कभी कभी कंडीशन अधिक खराब होकर त्वचा पर सूजन भी हो सकती है। कई बार आप दर्द भी महसूस कर सकते हैं और इसके परिणाम स्वरूप त्वचा पर छोटे परतदार धब्बे, शुष्क और फटी त्वचा जिसमें से खून निकल सकता है और इसमें कई बार आपकी त्वचा पर छाले बनने लगते हैं और निरंतर खुजली की ज़रूरत बहुत परेशान कर सकती है। सोरायासिस जोड़ों को भी प्रभावित कर सकता है और जोड़ों में सूजन का कारण बन सकता है। सोरायासिस गठिया एक विकार है जिसमें जोड़ों में सूजन और दर्द होता है और इस विकार के कुछ मानसिक प्रभाव भी हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि सोरायासिस होता क्यों है यानी कि किन कारणों की वजह से होता है, तो इसके दोस्तों अलग अलग कारण होते हैं। सबसे पहला तो इसका कारण है जेनेटिक यानी कि आनुवंशिकी। दोस्तों, आनुवंशिकी सोरायासिस के लिए सबसे लोकप्रिय कारण माना जाता है। यह माना जाता है कि अगर एक अभिभावक को सोरायासिस है तो बच्चे को 15% तक इस रोग के विकास की संभावना रहती है और अगर दोनों माता पिता को यह रोग है तो संतानों को 60% तक यह रोग हो सकता है। दूसरा इसका कारण है दोस्तों प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम। प्रतिरक्षा प्रणाली एक असामान्य प्रतिक्रिया का अनुभव करती है जिसमें यह स्वस्थ त्वचा कोशिकाओं पर हमला करने लगती है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली आमतौर पर वायरस और जीवाणुओं पर हमला करने के लिए जिम्मेदार होती है, लेकिन अनेक कारणों से शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति अपने ही शरीर के अंगों को हानि पहुंचाने लगती है और अनेक रोगों का कारण बनती है और इससे नई त्वचा कोशिकाओं का उत्पादन होता है जो कि स्केल पैच बनाने के लिए तैयार होते हैं। तीसरा दोस्तों इसका कारण है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। दोस्तों, कभी कभी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी सोरायासिस के लिए एक कारण हो सकता है। कई बार त्वचा पर चोट लगने के कारण चोट की जगह या उसके आसपास की जगह पर सोरायासिस हो सकता है। कुछ पर्यावरणीय स्थितियों में जीन का सक्रिय होना भी सोरायासिस के पीछे का एक कारण हो सकता है। और दोस्तों, तनाव और आहार के कारण भी सोरायासिस हो सकता है। आयुर्वेद में यह माना जाता है कि बहुत अधिक असमान भोजन को एक साथ खाना दोष असंतुलन हो सकता है, जैसे कि दही और मछली, और इसीलिए शहद, लहसुन, मूली, तेल युक्त भोजन, समुद्री भोजन, खट्टा या मसालेदार भोजन, जंक फूड का अत्यधिक सेवन भी सोरायासिस का कारण हो सकता है। तनाव और मानसिक विकार भी सोरायासिस में एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। शराब और अत्यधिक धूम्रपान की अत्यधिक खपत से भी सोरायासिस बढ़ सकता है। कुछ दवाएं भी हैं जो कि इसके पीछे का कारण हो सकती है। तो दोस्तों, अब बात ये आती है कि आपको इससे बचाव कैसे करना है। दोस्तों, सोरायासिस एक गैर संक्रामक त्वचा रोग होता है जिसके कारण का अभी तक ठीक से पता नहीं चला है और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की त्वचा पर लाल रंग की मोटी सतह उभर कर आती है। यह त्वचा पर लाल दाग धब्बों के रूप में दिखने लगती है जिसमें काफ़ी दर्द भी हो सकता है। सोरायासिस में हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली और ज़्यादा कम करने लगती है जिसके कारण पुरानी त्वचा हटे बिना अतिरिक्त नई त्वचा की कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं और इससे मोटी लाल पैच की परतें बनने लगती है। दोस्तों, कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे आप इस विकार को कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सोरायासिस में आपको क्या खाना चाहिए। दोस्तों, इस समस्या में आपको हरी पत्तेदार सब्जियां, फलियां, दाल, फल, मछली वगैरह का उपभोग
करना चाहिए। और इन खाद्य पदार्थों में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, यानी कि सूजन रोधी गुण होते हैं, और कुछ खाद्य पदार्थ फाइबर में समृद्ध होते हैं जो कि शरीर की गंदगी बाहर निकालने में मदद करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा नमकीन भोजन के सेवन से बचना चाहिए। जंक फूड का सेवन बिल्कुल ना करें और आसानी से पचने योग्य भोजन का सेवन करें। बहुत खट्टा खाना आपके लिए उचित नहीं है। अत्यधिक दही और उड़द की दाल के सेवन से बचें। शराब ना पिएं और धूम्रपान तो बिल्कुल भी ना करें। स्वस्थ पोषण क्रिया का पालन करें। दोस्तों अब बात आती है कि सोरायसिस रोग में आपको त्वचा की देखभाल कैसे करनी है। दोस्तों अपनी त्वचा को विशेष रूप से सुरक्षित रखें। जब आपकी त्वचा के खुले हिस्से में कहीं कट लग जाता है तो बैक्टीरिया और वायरस के प्रवेश के लिए रास्ता बन जाता है। अपनी त्वचा को सूखने नहीं दें। इसे स्वस्थ रखने के लिए मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें ताकि पूरे समय त्वचा में नमी बनी रहे। सोरायसिस में एक सुरक्षित सीमा तक सूरज की रोशनी में रहना भी अच्छा हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका जो सफल इलाज है वो होता है तनाव से दूरी रखना, यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट। दोस्तों सोरायसिस में तनाव की एक प्रमुख भूमिका है। तनाव जो है वो सोरायसिस त्वचा विकार के होने का कारण नहीं होता, पर सोरायसिस में तनाव होने पर सोरायसिस रोग बढ़ने का खतरा रहता है। आप अपनी स्थिति के बारे में अपने चिकित्सक से बात कर सकते हैं। आप अपने आप को उन गतिविधियों में व्यस्त रखें जो आपको मूड को अच्छा करें, और इसके लिए आप योग और व्यायाम भी कर सकते हैं जो कि आपके शरीर में रक्त परिसंचरण में सुधार करेंगे और इससे त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस रोग का निदान किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों इसके लिए 2 परीक्षण आवश्यक होते हैं। पहला परीक्षण है शारीरिक परीक्षण। अधिकांश डॉक्टर एक साधारण परीक्षण से सोरायसिस का निदान करते हैं। सोरायसिस के लक्षण आमतौर पर स्पष्ट और अन्य स्थितियों से अंतर करने में आसान होते हैं जो समान लक्षण पैदा कर सकते हैं। और इस परीक्षण के दौरान अपने चिकित्सक को सोरायसिस वाली त्वचा दिखाएं और यह भी बताएं कि क्या किसी भी परिवार के सदस्यों को सोरायसिस हुआ है या नहीं। दूसरा परीक्षण होता है दोस्तों बायोप्सी। यदि लक्षण स्पष्ट नहीं है या डॉक्टर अपने संदेह निदान की पुष्टि करना चाहते हैं तो वे त्वचा का एक छोटा सा नमूना भी ले सकते हैं और इसे बायोप्सी के रूप में जाना जाता है। त्वचा को एक प्रयोगशाला में भेजा जाता है जहां पर माइक्रोस्कोप के नीचे इसकी जांच की जाती है। परीक्षण आपके सोरायसिस के प्रकार का निदान कर सकता है और यह अन्य संभावित विकारों या इन्फेक्शनों का भी निदान कर सकता है। अधिकांश बायोप्सी आपके डॉक्टर के कार्यालय में आपके अपॉइंटमेंट के दिन की जाती है। बायोप्सी को कम दर्दनाक बनाने के लिए डॉक्टर एक स्थानीय सुन्न करने वाली दवा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और जब परिणाम आ जाए तो डॉक्टर आपके साथ निष्कर्षों और इलाज विकल्पों पर चर्चा करने के लिए एक अपॉइंटमेंट का अनुरोध कर सकते हैं। और अब दोस्तों बात आती है कि सोरायसिस के लिए इलाज जो है वो कैसे करें। तो दोस्तों सोरायसिस का कोई इलाज नहीं है। इलाज का सिर्फ उद्देश्य यह होता है सूजन को कम करना, त्वचा कोशिकाओं के विकास को धीमा करना होता है। और दोस्तों इसका इलाज जो है उसकी 3 श्रेणियां होती हैं। एक होता है सामयिक उपचार, एक होता है प्रणालीगत दवाएं और एक होती है लाइट थेरेपी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सामयिक उपचार कैसे होता है। तो दोस्तों हल्के से मध्यम सोरायसिस को कम करने के लिए क्रीम और मरहम को सीधे त्वचा पर लगाया जाता है और इसके इलाज की अगर हम बात करें तो उसमें होते हैं सामयिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, सामयिक रेटिनॉइड, एंथ्रालिन, विटामिन डी एनालॉग्स, सैलिसिलिक एसिड और मॉइस्चराइजर्स। अगर हम बात करें प्रणालीगत दवाओं की तो दोस्तों मध्यम से गंभीर सोरायसिस वाले लोग और वह लोग जिन पर अन्य इलाजों का असर नहीं हुआ है उन्हें मौखिक या फिर इंजेक्शन वाली दवाओं का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है और इन दवाओं के बहुत से गंभीर दुष्प्रभाव भी होते हैं और इसीलिए चिकित्सक आमतौर पर उन्हें कम समय के लिए लिखते हैं। और दोस्तों बात करें दवाओं की कौन कौन सी दवाएं लिख सकते हैं तो उसमें है मिथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन, बायोलॉजिक्स एंड रेटिनॉइड्स। और तीसरा है दोस्तों इसका उपचार लाइट थेरेपी। तो दोस्तों इसमें सोरायसिस के इलाज के लिए पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायोलेट या प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग होता है। सूरज की रोशनी उन अति सक्रिय सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को खत्म करती है जो स्वस्थ त्वचा कोशिकाओं पर हमला कर रहे हैं और तेजी से सेल पैदा कर रहे हैं। हल्के से मध्यम सोरायसिस के लक्षणों को कम करने में अल्ट्रावायोलेट ए और अल्ट्रावायोलेट बी दोनों प्रकाश उपयोगी हो सकते हैं। मध्यम से गंभीर सोरायसिस वाले अधिकांश लोग इलाज के संयोजन से लाभान्वित होते हैं और इस प्रकार के इलाज में लक्षणों को कम करने के लिए 1 से अधिक प्रकार के इलाज का उपयोग हो सकता है।
कुछ लोग एक ही इलाज को अपने पूरे जीवन में उपयोग कर सकते हैं और यदि उनकी त्वचा पर उपयोग होने वाले इलाज का असर खत्म हो जाता है तो उन्हें कभी कभी इलाज बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। और दोस्तों, अगर हम बात करें सोरायसिस के लिए दवा की, तो यदि आपको मध्यम से गंभीर सोरायसिस है या सोरायसिस पर अन्य इलाजों का असर होना बंद हो गया हो तो डॉक्टर आपको मौखिक या फिर इंजेक्शन के रूप में दवाइयाँ दे सकते हैं। दोस्तों, सोरायसिस के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे आम मौखिक और इंजेक्शन वाली दवाओं की बात करें तो सबसे पहली तो होती है बायोलॉजिक्स। दोस्तों, दवाओं का यह वर्ग आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बदलता है और इन दवाओं को इंजेक्शन के माध्यम से नसों में दिया जाता है। दूसरी है रेटिनॉइड्स। ये दवाइयाँ त्वचा के सेल उत्पादन को कम करती है। एक बार जब आप उनका प्रयोग करना बंद कर देते हैं तो सोरायसिस के लक्षण होने की संभावना हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को या अगले 3 वर्षों में गर्भवती होने वाली महिलाओं को संभावित जन्म दोषों के जोखिम के कारण रेटिनॉइड्स नहीं लेनी चाहिए। तीसरा है साइक्लोस्पोरिन। दोस्तों, यह दवा प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया को रोकती है जिससे कि सोरायसिस के लक्षण कम हो सकते हैं और इसका मतलब यह है कि अगर आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर है तो आप आसानी से बीमार हो सकते हैं। दुष्प्रभावों में किडनी की समस्याएं और हाई ब्लड प्रेशर भी शामिल है। और चौथी है मिथोट्रेक्सेट। दोस्तों, साइक्लोस्पोरिन की तरह यह दवा भी प्रतिरक्षा प्रणाली पर दबाव डालती है। कम खुराक इस्तेमाल होने पर इसका कम दुष्प्रभाव हो सकता है, लेकिन दीर्घ अवधि में यह गंभीर दुष्प्रभाव पैदा कर सकता है और इसमें लिवर की क्षति, लाल और सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कम उत्पादन भी शामिल है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।